दोस्तों, हर साल 1 अप्रैल को हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है जो कि 31 मार्च तक चलता है। और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले फरवरी में आने वाले साल का बजट पेश करती है सरकार। बजट को सिंपल वर्ड्स में कहे कि ये आने वाले साल के लिए सरकार के अंदाजन खर्चे और कमाई का एक लेखा जोखा है। इस साल भी सरकार ने 1 फरवरी को बजट पेश किया जो कुछ अलग था। अलग इस वजह से था क्योंकि सबसे पहली बात तो इस बजट की कोई हार्ड कॉपी नहीं थी। मतलब ये बजट कोई प्रिंट नहीं हुआ इस बार, जैसे हर साल होता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार संसद में बजट जो है एक सॉफ्ट कॉपी मतलब टैबलेट के थ्रू सारा का सारा बजट पढ़ के सुनाया, इसको पेश किया। सभी के सभी मंत्रियों को इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी गई। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि ये जो नया बजट पेश किया है सरकार ने, इसमें क्या क्या नई चीजें सरकार लेकर आई है, क्या क्या इस तरह की बातें हैं जिनका शायद हम लोगों को फायदा हो सकता है, आम जनता को फायदा हो सकता है, देश में क्या क्या इस नए बजट की वजह से बदलाव आने वाला है या क्या क्या बदलाव आ सकता है, और इससे जुड़ी हुई और भी कई सारी बातें। पर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो मेरे सब्सक्राइबर चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने का। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, थोड़ा बजट के बारे में जानते हैं कि बजट है क्या। ये सरकार के अंदाजन कमाई का और एक खर्चे का एक लेखा जोखा होता है आने वाले साल के लिए। और इस साल का बजट अनोखा भी इसलिए था क्योंकि इसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं प्रिंट हुई। ये प्रिंट क्यों नहीं हुई? कोविड-19 की वजह से। एक्चुअली में होता यह है कि जो भी कर्मचारी इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं, जो प्रिंटिंग फैक्ट्री में जाके ऑफिस में प्रिंट करते हैं, उनको इसकी प्रिंटिंग से लेके इसके रिवील होने तक उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग उस ऑफिस में ही रहना पड़ता है। और क्योंकि कोविड की काफी ज्यादा गाइडलाइंस थी, इस वजह से सरकार ने इस बार ये तय किया कि इसको प्रिंट नहीं किया जाएगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी ही इस्तेमाल में लाई जाएगी और सभी मंत्रियों को, संसद के सभी लोगों को इसकी सॉफ्ट कॉपी ही दी गई। दोस्तों, हेल्थ केयर की बात करें तो इस साल हेल्थ के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया और तो और कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ फैसिलिटीज का और ज्यादा इंप्रूव होना जरूरी था। ये हमारे देश को महसूस हुआ, इसीलिए 137% खर्चा इस पे बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो हेल्थ केयर पे खर्चे होते आ रहे हैं और इस साल जो खर्चे होने वाले हैं उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। करीब 94,452 करोड़ पिछले साल का हमारे हेल्थ केयर का जो खर्चा था, इसका बजट रखा गया था, जो कि इस साल बढ़ा के करीब 2,24,000 रख दिया गया। तो ये 2 गुने से भी ज्यादा खर्चा इस बार हेल्थ केयर फैसिलिटी पे किया जा रहा है, जो अच्छी बात है। किसी भी देश की हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा इंप्रूव होना अच्छी बात है। जितनी अच्छी होंगी उस देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा और क्या क्या नया है इसके अंदर? प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना के अंदर करीब 64,000 करोड़ रुपीस रिलीज किए गए हैं जो आने वाले 6 सालों के अंदर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर क्वारंटीन और सैनिटेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए 70 न्यू पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है 32 एयरपोर्ट्स के ऊपर, 11 सी पोर्ट्स के ऊपर और 7 रोड क्रॉसिंग के ऊपर, उन सबको पहले से ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है ताकि इस तरह की सिचुएशन दोबारा से कोई इकोनॉमी में देश के अंदर ना आ जाए जैसी पिछले साल हमारे देश में आई थी। इसके अलावा हमारे देश के जो ट्रेडिशनल दवाइयों का मंत्रालय है, आयुर्वेदा हो गया, यूनानी दवाइयां हो गई, इस सब दवाइयों के इन मंत्रालयों को भी पहले से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। इनके लिए भी फंड्स रेज किए जा रहे हैं। दोस्तों, इन शॉर्ट कहा जाए, अगर हेल्थ फैसिलिटीज में ये जो चेंजेस किए गए हैं, अगर ये सारे के सारे चेंजेस अप्लाई होते हैं तो हमारा हेल्थ सेक्टर जो है, मेडिकल सेक्टर जो है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन की। एजुकेशन का हाल तो आप जानते ही हैं, पिछले साल क्या हुआ है। बच्चों की क्लासरूम स्टडी बच्चों की बेडरूम स्टडी में बदल चुकी है। घर पे बैठे बैठे बच्चे फोन पे पढ़ रहे हैं, पर हम सब जानते हैं कि क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए सरकार ने इस बार के नए बजट में एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा फोकस किया रिसर्च और इनोवेशन पे, ना कि डिजिटल एजुकेशन के ऊपर। कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने इस चीज को फेवर भी किया और कईयों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है कि डिजिटल एजुकेशन को क्यों नहीं इतना ज्यादा अहमियत दी गई। इसके अलावा लेह में एक नई यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है जो कि स्टूडेंट्स के लिए, वहां के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है।
इसके अलावा दोस्तों इस साल समग्र शिक्षा अभियान में भी जो बजट का खर्चा रखा गया है वो करीब 31,000 करोड़ रखा गया है, जो पिछले साल 38,000 करोड़ से भी ज्यादा था। तो देखा जाए इसके ऊपर खर्चा घटा दिया गया है। मिड डे मील पर खर्चा भी 11,500 करोड़ रखा गया है इस साल के बजट में, जो कि पिछले साल 12,900 करोड़ था। देखा जाए तो दोस्तों इस बार एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा पिछली बार से कम होता जा रहा है और हर साल हमारे एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा जो है कम होता जाता है, जो कि एक्चुअल में इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन किसी भी देश को मजबूत बनाने का एक बेस है। किसी भी देश का यूथ मजबूत तभी बनता है जो वो वेल एजुकेटेड होता है। पर हमारे देश में एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर पे जो खर्चा कर रही है सरकार, वो हर साल कम होता जा रहा है। सिर्फ केंद्र विद्यालय और नवोदय विद्यालय के स्कूल्स पर ही पहले से ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, उनका बजट बढ़ाया गया है। ये स्कूल ऑलरेडी प्रोफेशनली वेल इक्विप्ड स्कूल है, जहाँ पे प्रोफेशनल टीचर्स हैं, इनका वातावरण सारा का सारा वेल डेवलप है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो देखा जाए तो इन स्कूल के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो तो ठीक है, पर कई इस तरह के स्कूल्स हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इंप्रूव करने की, बहुत ज्यादा जरूरत है उनका स्ट्रक्चर इंप्रूव करने की, वहां पे फैसिलिटीज इंप्रूव करने की। इसके साथ साथ देश में 150 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश किए जाएंगे, जो कि सरकार खुद अकेले नहीं करेगी, ये प्राइवेट और एनजीओ की हेल्प के साथ सरकार करेगी। तो दोस्तों एजुकेशन में भी कहा जाए तो कुछ खास इतना चेंज नहीं आया। हमारा देश नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहा है, पर हम उस नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अभी सीरियस ही नहीं हुए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी तैयारी नहीं है उस नई एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर खर्चा हर बार कम होता जा रहा है और हमारा देश कहता है कि फिर पड़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब बात करें दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार की नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में, जिसमें सरकार ने 20 साल से ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स यानी ओनर जैसे हम लोगों के पास जो व्हीकल्स होते हैं वो, और 15 साल रखे गए हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स है। इसके बाद इन लोगों का इन व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट होगा और उसमें पास होते तो ठीक है, नहीं तो इनको कूड़ा बना दिया जाएगा। क्योंकि ये सरकार पॉलिसी इसलिए अपना रही है कि जिस तरह से व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूल्स पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। आने वाले टाइम में हम सब जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में जो है अब नया दौर आएगा गाड़ियों का भी, इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी या फिर हाइड्रोजन से चलने वाली इस तरह की इको फ्रेंडली कार्स का अब दौर आने वाला है। तो जरूरत है पुराने तरह जो व्हीकल्स हैं इन सबको किसी ना किसी जरिए से खत्म करने की, जो इस तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा बंगाल में रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाना है, जिसके लिए 95,000 करोड़ रुपीस रिलीज किए गए हैं। 11,000 किलोमीटर लंबा एक नेशनल हाईवे बनाया जाने वाला है, जो कि तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, असम इन सब स्टेट से होकर गुजरेगा, जो आने वाले 3 साल के अंदर अंदर सरकार पूरा करेगी। 1.10 लाख करोड़ रुपीस सरकार रेलवे के ऊपर खर्चा कर रही है इस साल। रेलवे के ऊपर खर्चा करने का मकसद ये है कि सरकार चाहती है कि मैक्सिमम जितनी भी ट्रेन है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन बन जाए। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, कोच्चि, नासिक इन सब में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है सरकार। साथ ही साथ में देश की जो सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल और बहुत पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है LIC, उसको भी अब IPO में लेकर आ रहे हैं। मतलब कि इसको बेचा नहीं जाएगा, पर इसके कुछ शेयर्स को पब्लिकली सेल किया जाएगा ताकि सरकार फंड रेज कर सके। अब आते हैं दोस्तों इनकम टैक्स के ऊपर, ITR के ऊपर। एक आम इंसान, एक सैलरीड पर्सन जो सबसे ज्यादा यही सोचता है नए बजट में कि इस बार सरकार ITR को क्या रखेगी, इनकम टैक्स क्या रखेगी। आपको बता दूं कि इनकम टैक्स में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ ज्यादा इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। पर ये भी बता दूं कि इनकम टैक्स कम भी नहीं हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 75 साल से ऊपर के जो जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं जो पेंशनर हैं, उनको ITR भरने की जरूरत नहीं है। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 75 साल से ऊपर के लोगों को ITR खुद भरने की जरूरत नहीं है, बैंक उनके अकाउंट से ऑलरेडी काट के ऑटोमेटिकली देगा उनको पैसे। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी सरकार ने, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने थोड़ा गेम खेल लिया। अब दोस्तों एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर के ऊपर सरकार ने कुछ खर्चा नहीं किया है। उन्होंने बस ये बताया है कि पिछले साल करीब 75,000 करोड़ रुपए वीट फार्मर्स को मिले थे, जिसका करीब 43 लाख करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिला है।
इसके अलावा 5 नए फिशिंग हब्स इंडिया में डेवलप करने जा रहे हैं, चेन्नई, कोची और प्रायद्वीप में। तो देखा जाए एग्रीकल्चर के लिए कुछ खास मुझे इस बजट में इस तरह का लगा नहीं। अब दोस्तों अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने कई छोटी कंपनीज के लिए, कई बड़ी सेक्टर्स के लिए अलग अलग फंड्स रेज किए हैं। जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने करीब 15,700 करोड़ रुपीस का फंड रिलीज किया है। अलग चीज ये है कि इस बार सरकार ने सोचा है गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स वो होते हैं दोस्तों जिनकी कोई पक्की कोई सैलरी नहीं होती है, जैसे जोमेटो में काम करने वाले, पिज्जा हट, डोमिनोज में काम करने वाले डिलीवरी बॉयज। इन लोगों को इनकी सेल के अकॉर्डिंग ही पैसा मिलता है और इसके अलावा इनको रेगुलर वर्कर्स के बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो इस साल सरकार ने बजट में इन लोगों पर ध्यान दिया है और इन लोगों को भी अब से रेगुलर वर्कर्स की तरह सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब मिलेंगी, जो कि गिग वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब दोस्तों ये देखते हैं कि क्या चीज महंगी हो रही है, क्या चीज सस्ती हो रही है, मतलब कीमतें किस तरह से जा रही है। सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपए और डीजल के ऊपर 4 रुपए पर लीटर सेस बढ़ा दिया है, और साथ में ये भी कहा है कि उन्होंने कई इंटरनल कुछ छोटे मोटे सेस यानी जो टैक्सेस हैं उनको कम कर दिया है। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि इनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही में कॉपर, गोल्ड, इस तरह की चीजें जो है सस्ती हो गई हैं। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स हो गए, एलईडीज हो गई, मोबाइल फोन्स हो गई, ये चीजें महंगी हो गई हैं। देखिए गोल्ड ऐसी चीज नहीं है जिसको हम रोज खरीद सकते हैं या हर इंसान खरीद सकता है, पर इन्वर्टर्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, ये सब चीजें हो गई, ये आजकल की लाइफ में हर इंसान अफोर्ड करना चाहता है और ये जरूरी भी है। तो सरकार को इनके प्राइस बढ़ाने नहीं चाहिए थे, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। सरकार इस साल डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करने जा रही है। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट को सिंपल वर्ड्स में कहे कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सरकार की जो सरकार को प्रॉफिट नहीं कमा के दे पाती, तो उनको सरकार प्राइवेटली सेल कर देती है, उनको बेच देती है। तो इस साल भी सरकार कुछ ऐसा ही करने जा रही है। एलआईसी का तो मैं बता चाहूँ कि एलआईसी को सरकार बेच नहीं रही, पर इसको आईपीओ में लेके आ रही, मतलब इसके कुछ परसेंट शेयर्स जो है वो सेल करने जा रही है ताकि और ज्यादा कुछ फंड्स सरकार के पास रेज हो सके। बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया, इन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सरकार सेल कर रही है। और ये भी कहा है कि नीति आयोग ने लिस्ट मांगी है कि अगले साल कौन कौन से और इस तरह के नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की जिनको सेल करना है, ताकि सरकार इन सबसे फंड रेज करके आगे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में खर्च कर सके। और ये भी बताया गया कि इस साल इन सब की सेल करने से, डिसइन्वेस्टमेंट करने से करीब 1.75 लाख करोड़ रुपीस की रिसिप्ट्स, मतलब कमाई होने का एक अंदाजा है। तो दोस्तों अगर सारा का सारा कुछ हम बेच ही रहे हैं, देश की हर एक चीज को हम बेचने जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो ये क्या है? वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बताइएगा जरूर कि आपका क्या कहना है इस नए बजट को लेके, आप लोगों के क्या विचार हैं, क्या चीजें इसमें आपको अच्छी लगी, क्या चीजें आपको इसमें बुरी लगी, आपके हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए थी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको जरूर शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।